दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले की बात है, हमारे देश के 2 बहुत ही प्रबुद्ध बुद्धिजीवी और कम्युनिकेटर, ब्रॉडकास्टर जो यूट्यूब पर काफ़ी सक्रिय हैं, लेखक के रूप में भी और ब्रॉडकास्टर के रूप में भी, लिखते भी खूब हैं और दोनों की एक खास विशेषता है कि दोनों वंचित समाज से आए हैं। संघर्ष के बल पर उन्होंने अपनी जगह बनाई है समाज में। अपनी बौद्धिकता से, अपनी सामाजिक सक्रियता से, तो एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविस्ट के साथ-साथ वे लोगों से संवाद करने की अद्भुत क्षमता भी रखते हैं। उनके यूट्यूब चैनल लाख लाख से ऊपर उनके पास सब्सक्राइबर हैं, उनके पास बहुत बड़ी संख्या में व्यूअर्स हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रोफेसर रतनलाल की और प्रोफेसर रविकांत की। प्रोफेसर रतनलाल दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर रविकांत लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इन दोनों की जो कामयाबी है अपने अपने क्षेत्र में, इनकी सामाजिकता, इनकी बौद्धिकता, उसकी जो चमक है वो संघर्षों के बीच से आई है। इसमें इनके आलोचक भी इस बात से सहमत होंगे। इन दोनों ने एक साथ राहुल गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। बहुत सारे लोग चौंक गए, बहुत सारे लोग हैरत में रह गए कि अरे ये क्या हुआ, इन्होंने कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन कर ली। इनके बहुत सारे समर्थकों को लगा कि ये तो ठीक हुआ है, बहुत सारे इनके आलोचकों को लगा कि ये क्यों उधर गए, इन्हें तो दूसरी तरफ आना चाहिए था। तो आज हम इसी विषय पर इनसे बातचीत करने जा रहे हैं कि आखिर इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन क्यों की। इनके पास और भी ऑप्शन थे या बिल्कुल नहीं थे, और अगर थे तो वहां क्यों नहीं गए। तो शुरुआत हम करते हैं और इन दोनों का स्वागत करते हुए शुरुआत करते हैं सबसे पहले रतनलाल जी से। प्रोफेसर रतनलाल, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो दलित वंचित समुदाय को रिप्रेजेंट करने का दावा करने वाले बड़े संगठन हैं, बड़ी पार्टियां कई हैं, हो सकता है कि हाल के दिनों में वो उतनी बड़ी न रह गई हों, लेकिन मैं सीधे अगर नाम ले लूं कि मायावती जी जैसी शख्सियत, उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी बिहार में है जहां से आप आते हैं ओरिजिनली, इस तरह के संगठनों को न ज्वाइन करके आपने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला क्यों किया? शुक्रिया सर। और सबसे पहली बात है, कांग्रेस अभी पावर में नहीं है। कांग्रेस अब जो है आंदोलन के मूड में है। तो पावर में अगर होती तो लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए मैं गया। जहां पर इतने मुकदमे फर्जी हो रहे हो, राहुल गांधी पे इतने मुकदमे हो रहे हो, उस समय मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है। जब वो सत्ता में है उस समय नहीं ज्वाइन की है। और मैंने स्पष्ट रूप से कहा भी कि अगर ये आंदोलनकारी पार्टी बनेगी जो, तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगा। देश के सामने अभी दो विकल्प है और दो के अलावा तीसरा विकल्प नहीं है। या तो आप एनडीए अलायंस में जाएं या आप इंडिया अलायंस में आए। इसके अलावा तीसरा विकल्प मुझे नहीं दिख रहा है। और एनडीए अलायंस ने जिस तरह से नेस्तनाबूद किया है संवैधानिक संस्थाओं और पब्लिक सेक्टर को, एजुकेशन को, डेमोक्रेसी को, वोटिंग राइट्स को, तो इस समय कोई भी चिंतनशील आदमी होगा, चाहे प्रोफेसर हो ना हो, कोई भी चिंतनशील जिसका विश्वास जो है भारतीय संविधान और गणराज्य, भारतीय गणराज्य में, उसको क्या करना चाहिए। और हम लोग तो वैसे भी पब्लिक डोमेन में रहते हैं, एक्टिविस्ट हैं, क्या करना चाहिए। तो जो आवाज हम ऐसे उठा रहे हैं और वही आवाज कांग्रेस की तरफ से ही उठ रही है, अब ये दिख रहा है। जब पावर में आएंगे तब ना हम पूछेंगे कि भाई ये एजेंडा पे क्या, वो अभी तो पावर में है नहीं। अभी तो पूछना वैसी पार्टी से जो पावर में।
और मैंने स्पष्ट ये मान्यता है कि जो 50-60 साल में जो भारतीय संविधान ने और गणराज्य ने जो उपलब्धि हासिल की थी, आप तो जेएनयू में पढ़े हैं, ऑलमोस्ट फ्री की पढ़ाई होती थी। आज वहाँ टैंक पहुँच जाते हैं, टैंक लाएँगे। तो ये जो क्षरण हुआ है शिक्षण संस्थाओं का सब कुछ, अगर कांग्रेस पार्टी उसके लिए आंदोलन कर रही तो हमें हमें चाहे किसी भी चिंतनशील व्यक्ति को वही पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। दूसरी बात है कि आपने दलित राजनीति की ओर इशारा किया। रामविलास पासवान जी खुद ही ढुलमुल हो गए थे। देखिए, मेरी स्पष्ट वैचारिक समझ है कि संविधान और मनुस्मृति यही लड़ाई चल रही। तो कोई भी संविधान को मानने वाला, अंबेडकर को मानने वाला, नेहरू को मानने वाला, इंदिरा गांधी को मानने वाला, वो मनुस्मृति के पक्ष में नहीं जाएगा, चाहे उसकी कीमत उसे जो भी चुकानी पड़े। जो हम भी चुका रहे हैं, रविकांत भी चुका रहे हैं। हाँ, तो जो भी उपलब्धि हुई उसी उसी दरमियान भी रामविलास जी तो पहले ही पाला बदल लिए थे। इनके लिए क्या अंबेडकरी मूवमेंट कोई समझ है? क्या नेहरूवियन सोशलिज्म कोई समझ है? क्या स्टेट सोशलिज्म कोई समझ है? इंदिरा गांधी का सोशलिज्म का कुछ समझ है? कि कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनके जब संसद में होते हैं तो निजीकरण पर, चाहे जो कॉम्युनल वायलेंस हो रहे हैं, एट्रोसिटीज हो रहे हैं, इसके लिए कितना घेराव किया है, कितना आंदोलन किया है। रोस्टर की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, विश्वविद्यालय से ही लड़ा गया था ना। कितने दलित नेता उसमें शामिल थे। तो सिर्फ दलित हो जाने से आप तो पार्टी की नाम ले रहे हैं। मेरा अगर भाई भी अगर आरएसएस बीजेपी में जाएगा और बीजेपी से चुनाव लड़ेगा तो मैं उसके खिलाफ प्रचार करने जाऊंगा, ये मेरी समझ है। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो 3-3 बार कोई बीजेपी से आरएसएस से जिसकी साठ-गांठ हो, हाँ, और मिलकर सरकार बनाई हो स्पष्ट रूप से। बाबा साहब का स्पष्ट कहना था शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो 1951 में कि आरएसएस और हिंदू महासभा, उस समय जनसंघ था, पॉलिटिकल पार्टी, कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों से हमारा किसी तरह का समझौता नहीं होगा। कोई भी जाके शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो उठा के देख सकता है, वॉल्यूम 40 में हिंदी वाले में और अंग्रेजी वाले में वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में, कोई भी देख सकता है। तो ये अम्बेडकर के नाम पे जो लोग दुकान चला रहे, ये नहीं पढ़ा था। तो जो आरएसएस बीजेपी से जिसकी साठ-गांठ हो, बहुत निर्लजता से जाके वहाँ चुनाव लड़ते हो और मंत्री बनते हो, तो कोई हमसे कैसे उम्मीद कर सकता है कि मैं उस पार्टी में जाऊँगा? क्यों जाऊँगा? सेकुलरिज्म के उसके मायने नहीं है, सोशल जस्टिस एजेंडा पे नहीं है, कोई मैनिफेस्टो नहीं है, खाली मुझे राजा बना दो। बाबा साहब ने तो राजा बनने की बात भी नहीं की थी। उन्होंने तो कभी नहीं कहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँगा। वो तो एजेंडा सेटिंग करते थे, एजेंडा सेट करते थे कि हमारे कम्युनिटी के लिए ये डिमांड है हमारी, आप इसको पूरा करो। चाहे कांग्रेस सरकार में हुई, चाहे वायसराय के सामने हुई, लगातार वो ये उठाते रहे इस सवाल को, इंस्टीट्यूशन बनाए। यहाँ पूरा अम्बेडकर के नाम पे व्यक्तिगत मुक्ति की जो जो इन्होंने समझ डेवलप की है कि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तब सब कुछ करेंगे, ऐसा होता है क्या? एवोल्यूशन होता है, पूरा इंस्टीट्यूशन का एवोल्यूशन होता है, इंडिविजुअल का एवोल्यूशन होता है, मिडिल क्लास का एवोल्यूशन होता है। तो जो 40-50 साल में जो दलित मिडिल क्लास तैयार हुआ था, उसको बीजेपी आरएसएस ध्वस्त कर रही है, शिक्षा बर्बाद कर दे रही है। और उसके साथ हमारे दलित पार्टियों की साठ-गांठ है। तो मैं दलितों की मुक्ति के लिए, दलित समाज की मुक्ति के लिए, उस एजेंडा सेटिंग के लिए मैंने ये विकल्प चुना है। जी। मैं एक छोटा सवाल और छोटा जवाब आपसे चाहता हूं, फिर मैं रविकांत जी के यहाँ जाऊंगा। जी। आपने कहा कि पिछले कई दशकों में जो दलित वंचित समाज से मिडिल क्लास उभरा है उसको डिस्ट्रॉय कर रही है मौजूदा सरकार, आपने अभी कहा। जी। तो अगर ऐसा है तो क्या वजह है कि बहुत सारे दलित ऑर्गेनाइजेशन, दलित पार्टियां, अपने को दलित समाज को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी, चाहे महाराष्ट्र की हो, उत्तर प्रदेश की हो या बिहार की हो, वो सीधे या इनडायरेक्टली एनडीए के या बीजेपी के बिल्कुल साथ खड़े हैं? कुछ तो बकायदे सरकार में है और कुछ सरकार में न रहते हुए सरकार का काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों है फिर? बहुत संक्षेप में। वही ना, वो मैंने कहा ना कि उनके लिए व्यक्तिगत मुक्ति का मसला अट्रैक्ट करता है। लाल बत्ती, बंगला, गाड़ी, पैसा, तो ये जो है सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति के लिए, पैसे के लिए, पावर के लिए, पोजीशन के लिए, एक ढंग का ट्रांसफर ये नहीं करा सकता है। एजुकेशन इतना महंगा हो गया है कि कोई भी मिडिल क्लास दलित भी अपने बेटे को मेडिकल और इंजीनियरिंग और आईए में नहीं पढ़ा सकता है। फेलोशिप बंद हो गया है, फ्रीशिप खत्म है।
एजुकेशन तबाह, स्कूल बंद हो रहे हैं, कहीं कोई आंदोलन देखा है सर आपने? क्यों? तो हम समाज को जगाने के लिए कि बच्चे अगर ये स्कूल, सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खत्म हो गए तो आपके बच्चे जो है ना निरक्षर रहेंगे, पूरा जनरेशन मिडिल क्लास खत्म होने वाला है। पेंशन तो जो है ना, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी आए तो पहले तो उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बना दी, निजीकरण, नौकरी गायब होना शुरू हो गया, मोदी जी उसको रफ्तार दे दिए, पेंशन खत्म। तो दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन तो सरकारी नौकरी से हुआ था ना। रविकांत जी, आपसे भी मैं यही जानना चाहता हूं कि आपके पास बहुत ऑप्शन रहे हैं और मैं समझता हूं कि चूंकि आप उत्तर प्रदेश की राजधानी में वहां रहते हैं और काफी एक्टिव रहे हैं, तो आप मायावती जी के साथ भी जा सकते थे। अभी चंद्रशेखर रावण जो हैं, चंद्रशेखर जी, वो उन्होंने रावण सरनेम छोड़ दिया है। वो बहुत उभरते हुए सितारे अभी हाल तक माने जाते रहे हैं और आप लोगों का बहुत उनसे अच्छा संबंध रहा है। तो इन लोगों को छोड़कर कांग्रेस की तरफ मुखातिब कैसे होना शुरू हुआ? आप लोगों का कैसे जुड़ाव शुरू हुआ? और क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर भी बहुत कम दिनों में ही अपनी चमक खो बैठे हैं और मायावती जी में आपको अब कोई संभावना नजर नहीं आ रही है? Why you joined Congress Party? देखिए सर, मैंने राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, जिसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। उस कांग्रेस को ज्वाइन किया है जिसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष खुले तौर पर संविधान बचाने के लिए खड़े हैं और ये भी कहते हैं कि मैं संविधान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। ये जो समय है, जिसको प्रोफेसर रतन लाल जी ने कहा कि जो लड़ाई है, बाबा साहब जैसे क्रांति प्रतिक्रांति कह रहे थे और जब से संविधान बना उसके बाद लड़ाई संविधान बनाम मनुस्मृति की हो गई। ये खतरा आज जो बड़ा दिखाई पड़ रहा है, बाबा साहब ने उसको महसूस कर लिया था उसी समय। और मैं समझता हूं कि बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म को ग्रहण किया है तो उसके बहुत सारे रीजंस लोगों ने बताए, खुद बाबा साहब ने बताए, लेकिन मुझे जो लगता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण रीजन है वो है हिंदुत्व बनाम जो बुद्धिज्म का इतिहास है संघर्ष का। बाबा साहब दूरदर्शिता थे, उन्होंने देख लिया था कि आज जो छोटी स्थिति में है, आज जो सपोले हैं, कल को वो क्या बनेंगे, तो उनका जहर उतारने के लिए बुद्धिज्म की जरूरत पड़ेगी। और आज आप देख रहे हैं कि आज कौन लड़ रहा है हिंदुत्व के सामने। हिंदुत्व के सामने अगर कोई छाती तान करके खड़ा है तो वो अंबेडकरवाद है। और आज जो अंबेडकरवाद की जो तासीर है, जो संघर्ष का मादा है, जो प्रतिबद्धता है, जो लोकतंत्र और संविधान बचाने की जो क्षमता है, जो आवाज है, वो आवाज जहां से निकल रही, जो राहुल गांधी बात कह रहे हैं, मैं ना चंद्रशेखर जी को और ना मायावती जी को ये कह रहा हूं कि भाई वो अब इर्रेलेवेंट हो गए हैं। वो दिखेंगे तो निश्चित रूप से उनकी राजनीति भी उभरेगी, लेकिन सवाल आज की तारीख का है कि जब इस देश में दलितों के बच्चों के सपनों को छीना जा रहा है, जहां 90,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, फेलोशिप खत्म कर दी गई, नौकरियां गायब कर दी गई, रिजर्वेशन को दीमक लग चुका है, उस दौर में हमें कोई फैसला लेना पड़ेगा। हमें उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा जो सीधे उस ताकत के सामने लड़ रहा है जो 100 साल में इस देश के पूरे आत्मा को, सामाजिक न्याय को चाटने में लगा हुआ था। सबसे बड़ा खतरा आज बीजेपी से नहीं है, आरएसएस से। और आरएसएस के खिलाफ अगर कोई सबसे ज्यादा मुखर है तो वो राहुल गांधी है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं राहुल गांधी की कांग्रेस को ज्वाइन किया मैंने, जिसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और ये दोनों शख्स ऐसे हैं जो आज जय भीम का नारा लगाते ही नहीं है। नारे लगाने वाले तो बहुत मिल जाए, और मोदी जी तो बाकायदा वो तो तीर्थ बना रहे हैं। साहब, तीर्थों की जरूरत थी? तीर्थ तो 1000 साल से मौजूद थे, लेकिन हमारा उद्धार किसी तीर्थ ने नहीं किया ना।
हमारा उद्धार, दलितों का उद्धार, महिलाओं का उद्धार तो कब हुआ? जब संविधान लागू हुआ, शिक्षण संस्थान जब खुले, जब सरकारी नौकरियां आई। हमारे पास तो जमीनें भी नहीं थी, हमारे पास कोई सांस्कृतिक संपदा भी नहीं थी। तो हमें जिस संविधान ने बोलने का अधिकार दिया, आदमी होने, इंसान होने का हक दिया, और उस संविधान पर जब खतरा है और सरेआम मनुवादी मानसिकता के लोग, आरएसएस के लोग जब ये कहते हैं कि हमें संविधान बदलना है और उसके खिलाफ अगर सबसे बड़ी लड़ाई का कोई ऐलान करता है तो वो राहुल गांधी होते हैं। इसलिए बेहिचक, बिना किसी शंका के हम दोनों लोग कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए और पूरी प्रतिबद्धता के साथ। जी अभी मैं एक और आलोचना हुई हम लोगों की, जी मैं उसको भी जोड़ दूं कि साहब राजनीति क्यों? निश्चित रूप से हम लोग जो काम कर रहे हैं वो छोटा काम नहीं है। हम लोग खुद चाहते थे कि पढ़े लिखे, कल भी हमने इस बात को कहा था कि हम लोग तो बाबा साहब को पढ़ना चाहते हैं, कुछ किताबें लिखना चाहते हैं, कुछ लेख लिखना चाहते हैं, जागरूकता हम लोग चाहते थे कि हमारे पास जो है, जो हमें मिला संविधान के जरिए, बाबा साहब के जरिए, उसको हम पे बैक टू सोसाइटी। लेकिन जब संविधान ही नहीं बचेगा, जब आपके स्कूलों में ताले लग जाएंगे, जब आपकी जुबान पर ताला लग जाएगा, जब आपके अधिकार खत्म हो जाएंगे, तब आप किसके लिए पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे और किसको आप जागरूक करेंगे? तो राजनीति में जो लोग कहते हैं कि राजनीति तो साहब कीचड़ है, तो ये वक्त है कि कीचड़ में धंसे बिना आप कीचड़ को खत्म नहीं कर सकते। और ये हम दोनों लोग इस बात को लेकर के मुतमईन हैं कि अगर आपको इस कीचड़ को खत्म करना है तो उतरना पड़ेगा, और इसीलिए हम लोग उतरे हैं बिना किसी शंका के। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, हमारे भीतर कोई शंका नहीं है। बहुत सोच समझ करके, और ये फैसला हमने कोई एक दिन में नहीं लिया, किसी प्रलोभन में नहीं लिया, किसी दबाव में नहीं लिया कि हमारे ऊपर किसी ने तोप तान दी हो कि नहीं साहब आप आ जाओ, ऐसा भी नहीं। बहुत सोच समझ करके फैसला लिया गया और समाज के हित के लिए फैसला लिया गया। मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, बस आखिरी बात, मैंने कल भी कहा था कि मैं ये वादा करता हूं कि बाबा साहब के नैतिक मूल्यों के सिद्धांत के साथ कभी समझौता नहीं करूंगा। आज भी आपके इस कार्यक्रम में दोहरा रहा हूं, कभी नहीं करूंगा। जो भी करने के लिए आए हैं हम लोग, वो इस राजनीति में आए हैं केवल इसके लिए आए हैं कि समाज के हितों के संरक्षण के लिए हम पहले सड़क पर लड़ रहे थे, घर में बात कर रहे थे, और ना ही ऐसा है कि हम हमारे ऊपर एफआईआर हो गई तो हम डर गए। ये तो 3 प्रोफेसर साहब पर है, 2 मेरे ऊपर है, और हमें पता है कि जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो करेंगे ऐसा। हम उससे कतई डरने वाले नहीं हैं। हाँ, केवल इसलिए आए हैं कि संविधान की सुरक्षा, लोकतंत्र का, वोटिंग राइट जो सबसे बड़ा इस समय हमला है उसके लिए, और संभवतः ये जो वोटिंग वाला मसला आया ये अंतिम कड़ी थी हम लोगों के उसके लिए डिसीजन लेने के लिए। और इसलिए बहुत खुल करके बिना किसी शंका के पूरी प्रतिबद्धता के साथ राहुल गांधी जी के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ सामाजिक न्याय के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए हम लोग खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप दोनों, ये बात आपने सही कही कि आप दोनों लोगों पर एफआईआर इस सरकार के दौरान दर्ज हुआ, इसमें और ये चर्चा का विषय भी बना। लेकिन मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा आपसे, आप न हो सकता है उस पर बहुत विस्तार से न बोलना चाहें, लेकिन जो आपको एहसास हो रहा है या रतन लाल जी को जो समझदारी बनी है इस दौर में कि भाई स्कूल बंदी हो रही है, फेलोशिप बंदी हो रही है, नौकरी बंदी हो रही है, दलित वंचित समाजों के और जो कार्यक्रम है उनकी बंदी हो रही है, लैंड रिफॉर्म्स पर तो कोई सोच ही नहीं सकता है, कोई कल्पना ही उसकी नहीं कर सकता है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान, एग्जैक्टली। तो ये सब आप सब लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। अब तो वोटबंदी भी हो रही है, तो ये सब चीजें आप लोग समझ रहे हैं। तो क्या ये रामदास अठावले को समझ में नहीं आती बात? क्या ये चिराग पासवान को समझ में नहीं आती? क्या ये मायावती जी को समझ में नहीं आ रही है? क्या चंद्रशेखर जी को समझ में नहीं आ रही है? ये मैं आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, उनको नहीं समझ में आया तो इसीलिए हम लोगों को आना पड़ा। हम लोग सच में राजनीतिक दल में जाने के लिए शुरू में बहुत हिचक थी, इसीलिए कि, और हमें लगता था कि देखिए राजनीति
जो लोग कर रहे हैं वो बेहतर करेंगे, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे समाज के लिए। हमको जरूरत ना पड़े, हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, समाज को जागरूक करेंगे। हम अपने जीवन को इसी में सार्थक पा रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब ये लगा कि जो दलित पैंथर था वहां से निकल करके लोग हिंदुत्व की गोद में जाकर के बैठ गए, जो बिहार से निकल करके आए, जो सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, उन्होंने कहां समझौता कर लिया। नहीं, चिराग जलाने आए थे, दिया जलाने आए थे गरीबों के घर में। हाँ, रोशनी करने के लिए आए थे, लेकिन अपने घर का चिराग तो खैर जल गया, दूसरे के घर में क्या हुआ वो नहीं देख पाए। वो चिराग तो बॉलीवुड से लेकर के और पॉलिटिक्स तक आ गया। तो सवाल इस बात का है कि जब हमें दिख रहा है कि जो राजनीति में लोग हैं वो अगर समझौता परस्त हैं, वो अगर दबाव में हैं, वो अगर झुक जा रहे हैं या खामोश हो जा रहे हैं, तो उस समय हमें आना पड़ेगा। और ये लोग लिख करके रख लें, आपका वीडियो रख लें कि जो हम कह रहे हैं हम इसी पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जिस दिन हम भटके उस दिन ये दिखाएं आईने की तरह कि जो बोला था आपने, जो कहा था, वो नहीं हो रहा है, आप भटक गए हैं। तो हम तो हमेशा वो पूरी प्रतिबद्धता के साथ कह रहे हैं कि हम इसलिए आए क्योंकि खामोशी है, डर है, दबाव है, समझौते हैं और समाज अब बुरी तरीके से भटका हुआ है। उस समय जरूरत हमें एक ऐसे लीडर की, एक ऐसे राजनीतिक दल की कि जिसके साथ हम एसोसिएट होंगे तो ये समाज भी एसोसिएट होगा और समाज भी उधर ही चलेगा जहां उसका भविष्य है। रतनलाल जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे इस सवाल पर आप कुछ अलग और सवाल एक बार रिपीट कर दीजिए। यही मैं कह रहा था कि क्या जो चीजें आप दोनों को समझ में आई, जिसकी वजह से आप लोगों ने राजनीति में कदम बढ़ाया, तो आपके ये बहुत सारे जो पहले के नेता हैं जो दलित वंचित समाजों से हैं, जिनके पास एक लीगेसी रही है, चाहे मायावती जी की के पास हो, कांशीराम जी की लीगेसी, चिराग पासवान के पास हो, रामविलास पासवान जी की लीगेसी, या रामदास अठावले के साथ हो, तो इस ये या अभी चंद्रशेखर जी आए, चंद्रशेखर जी तो आपके मित्र भी रहे हैं और होंगे भी अभी भी। तो ये सब लोग जो बहुत सारी बातें कह कर आए, बहुत सारे नई नई बातें, और अंबेडकर साहब को हमेशा उनको सामने रख कर आए, उनकी तस्वीर लेकर आए, आखिर उनको क्यों ये बात नहीं समझ में आई जो आप लोग? समझ तो आता ही होगा, लेकिन कई बार एजेंसियों के डर से, कई बार अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट में कोई एजेंडा, कोई मैनिफेस्टो नहीं है। बाबा साहब के नाम पर राजनीति कर रहा, मैनिफेस्टो निकल नहीं रहा है। बाबा साहब तो किसानों की सभा को संबोधित करते थे, आंदोलित करते थे, मजदूरों की सभा को आंदोलित करते थे, कई आंदोलन किए उन्होंने। दलित राजनीति में कोई मूवमेंट है, कोई डिमांड है? कोई डिमांड नहीं है। तो इसलिए हम लोग के सामने चुनौतियां ज्यादा है। अभी वोट चोरी का मसला चल रहा था, हमारे नेता किधर थे ये जिनका नाम आप ले रहे हैं? अगर वोट चोरी होगी तो आज हमारी हो रही तो कल आप ही नहीं बचेंगे ना। फिर बोलेगा आरएसएस आप दलित को जो है ना, अब चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं, जाओ अपने गांव जाओ, हम लोग चला लेंगे देश। इनको क्या लगता है कि जब शहर पे बम गिरता है तो मंदिर मस्जिद थोड़ा ही देखता है, हाँ, कि गिरता है तो सब पे गिरता है ना। तो आज सरकारी नौकरी खत्म हो रहा है, शिक्षा खत्म हो रहा है, उसके बाद क्योंकि नेता एजेंडा नहीं उठा रहे तो जनता भी नहीं उठाएगी एजेंडा। पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म कर देगा तो कौन बोलेगा, बताइए। रविकांत जी, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है कि दलित नेतृत्व नहीं था, दलित नेता बहुत बड़े बड़े रहे और उनको जगह भी मिली, एक लेवल पर काफी महत्व भी मिला, लेकिन बाद में उनको महत्वहीन भी किया गया। एक दौर था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी का जो नेतृत्व है वैसा ही होगा, या हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, भविष्य के बारे में हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज निश्चित रूप से राहुल गांधी सोशल जस्टिस के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ते हुए एक मुखर नेता के रूप में उभरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी सीरियसली, नॉट इंडिविजुअल राहुल गांधी, एक कलेक्टिव, एक पार्टी के रूप में मैं कह रहा हूं, क्या वाकई वो अपनी पुरानी गलतियों से सबक ले रही है? देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि चाहे व्यक्ति हो, समाज हो या राजनीतिक दल हो, अगर वो अपने अतीत की कुछ खामियों से सीखना चाहता है तो वो प्रोग्रेसिव होता है। कांग्रेस पार्टी की ये खूबी रही है
वो आज से नहीं, वो नेहरू जी के समय से भी और उसके पहले आजादी के आंदोलन में भी आप देखिए कि लगातार उसने अपनी खामियों से सीखा है। कोई चीज अगर छूटी है, सिर्फ अब आप गांधी जी का ही व्यक्तित्व देख लीजिए, जाति और वर्ण के सवाल पर वो कहाँ खड़े थे और बाबा साहब के आने के बाद वो कहाँ पहुंचते हैं, ये एक अलग डिबेट है, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। नेहरू जी किस तरीके से चेंज होते हैं जब जिम्मेदारी मिलती है, तो बहुत सारी चीजें, और मैं समझता हूं कि नेहरू जी की 3 खास चीजें हैं जो उन्होंने देश के लिए की। एक तो राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन का काम, ये बड़े मोटे तौर पर ये चीजें। उसके बाद भी बहुत सारे चेंज हुए उसमें। अब आज अगर आप देखें, राहुल गांधी जी खुद ये कहते हैं कि ओबीसी के लिए हमें जितना करना चाहिए था हमने नहीं किया। तो हम का मतलब राहुल गांधी नहीं है, कांग्रेस पार्टी। वो ये कह रहे हैं कि मेरी गलती थी। वो उन्होंने दलितों के विषय में भी वो बात कही थी। जैसे फिर कहूंगा कि ये सामाजिक न्याय की राजनीति का समय है, जो संविधान पर खतरा है, जो आरएसएस का खतरा है। मैं आज भी मानता हूं सबसे बड़ा खतरा इस देश पर आरएसएस का है। तो उसके लिए हमें सबको एकजुट होकर के, और मैं तो आपके माध्यम से ये भी आह्वान करूंगा कि इस देश का दलित, बहुजन तबका, पिछड़ा, आदिवासी, चाहे आप प्रत्यक्ष रूप से साथ आए या अप्रत्यक्ष रूप से, आपको आना चाहिए। ये वक्त बहुत नाजुक है और नाजुक वक्त में आप ऐसे फैसले कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। ओके, थैंक यू। मैं समझता हूं कि आप दोनों लोगों ने अपने ढंग से अपनी बात एक सेकेंड उर्मिलेश जी, बीजेपी से पूछना चाहिए कि पिछले प्रधानमंत्री ने पिछड़ों को क्या दिया? अर्जुन सिंह ने एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया था उससे। जी जी बिल्कुल। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। मैं भले ही किसी पार्टी विचारधारा से सहमत नहीं हूं या बिल्कुल इंडिपेंडेंट अपनी ओपिनियन रखता हूं, लेकिन आप लोगों ने अपना रास्ता चुना है, उसके लिए मैं निजी तौर पे आप लोगों को शुभकामना देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सर। शुक्रिया।